नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई परिमल कुमार और ORS बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के बीच थी। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। यह सुनवाई भाषा को लेकर थी, इसे लेकर एक SLP दायर किया गया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है जो हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, जबकि JTET पास अभ्यर्थी ने झारखंड के एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। फिलहाल तारीख मुकर्रर नहीं किया गया है। धनबाद में JMM नेता के ठिकानों पर ED की छापेमारी। धनबाद में ED की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि JMM नेता अमितेश सहाय के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी हो रही है। ED की टीम सुबह 7 बजे पहुंची थी। बीते दिनों आर्किटेक्चर विनोद सिंह का चैट वायरल हो रहा था। कहा जा रहा है कि उसी चैट से अमितेश सहाय का कोई कनेक्शन है। यह भी जानकारी मिल रही कि ED की टीम छापेमारी कर लगभग 1 बजे निकल चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया का ATM काट कर ले गए चोर, नहीं थी कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक ATM की चोरी कर ली। घटना जिले के पदमा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के ATM को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक ATM में 20,92,700 रुपए थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने ATM का शटर टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से ATM ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। जानकारी मिलते हैं बैंक अधिकारी और पदमा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मालूम हो कि ATM में इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। न ही पदमा OP पुलिस की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और न ही ATM की तरफ से किसी सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले 15 जनवरी को इस ATM में चोरी का प्रयास किया गया था। तब बैंक प्रबंधन की ओर से पदमा पुलिस को लिखित रूप से इसकी शिकायत दी गई थी। साथ ही सुरक्षा का आग्रह भी किया गया था। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का महासम्मेलन हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है। अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मांग पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनाव में पड़ेगा। सेविका सहायिका मांगों को लेकर आंदोलन की भी घोषणा करेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। उन्होंने नियमावली बनाने, श्रमिक का दर्जा देने तथा सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सेविका को 30,000 व सहायिका को 20,000 का मानदेय प्रति माह देने, सेवानिवृत्ति लाभ एकमुश्त 5 लाख रुपए एवं पेंशन देने, कार्य विधि में मृत्यु होने पर 5 लाख देने और अनुकंपा में सुधार करने, लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं का मानदेय सेविका के बराबर लागू करने, आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिका पद पर नियुक्त करने तथा उम्र सीमा हटाने और भविष्य निधि लागू करने की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता को अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक अधिवक्ता को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चुना भट्टा स्थित संस्कृत विद्यालय वाली गली में रहने वाले अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गए हुए थे। इसके बाद अपने घर के लिए निकले थे, तभी कुछ अपराधियों ने उनको गोली मार दिया। फायरिंग में अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा के कमर के नीचे गोली लगी है और वे जमीन पर गिर पड़े। गोली मारने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। वहां गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की जानकारी सुखदेव नगर पुलिस को दी गई। गोलीबारी की सूचना पाकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी रामाकांत ओझा मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल अधिवक्ता को अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। CCTV कैमरे के जरिए अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अधिवक्ता का इलाज चल रहा है, इसलिए उनका कोई बयान पुलिस अब तक नहीं ले पाई है। मामले की जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह के 5 युवक गिरफ्तार, 19 वाहन बरामद।
साकची पुलिस ने शहर से चोरी 19 दोपहिया वाहन के साथ 5 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर कुल 12 बाइक और 7 स्कूटी बरामद की गई है। जमशेदपुर सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने रविवार को साकची थाने में चोर गिरोह की जानकारी देते हुए बताया कि सरगना वर्मा माइंस ट्यूब गेट हरिजन बस्ती निवासी राजीव भगत उर्फ आडू है। वह मास्टर चाबी के जरिए महज 30 सेकंड में ही बाइक व स्कूटी का लॉक खोलकर उसे गायब कर देता था। चोरी करने के बाद विशाल दास और राजन दास के घर में दोपहिया खड़ी करते थे। यहाँ से वाहन को 3 से 5 हजार रुपये में बंधक में रख देते थे, कुछ को बेच भी देते थे। गिरफ्तार रोनित दीप उर्फ पोलियो और शंभू पासवानपुर में जेल जा चुके हैं। राजीव भगत अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था। सिटी एसपी ने बताया कि 9 फरवरी को साकची से 2 स्कूटी की चोरी हुई थी। सिटी डीएसपी सुधीर कुमार और साकची थाना प्रभारी संजय कुमार की अगुवाई में टीम का गठन कर चोर गिरोह का पता लगाया जा रहा था। जमशेदपुर पुलिस ने इस मामले में करीब 10 खरीदारों को भी पकड़ा था, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 3 से 5 हजार रुपये में बाइक व स्कूटी खरीदी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने जवाब दाखिल करने का मांगा समय। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समय मांगा है। जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू और अधिवक्ता अमित दास ने दलील पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर संशोधित पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मामले को फाइनल डिस्पोज के लिए रखा गया है। गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई 5 फरवरी को हुई थी। इस दौरान भी कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी की ओर से 9 फरवरी को भी जवाब दाखिल कर दी गई थी। अब एक बार फिर ईडी ने समय की मांग की है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। उन्होंने इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हेमंत की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई है। जानकारी हो कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोयला कामगारों की मांगों को लेकर 16 फरवरी को हड़ताल के लेकर तैयारी शुरू। केंद्रीय ट्रेड यूनियन HMS इंटक और सीटू ने 16 फरवरी को कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा की है। कोयला कामगारों ने हड़ताल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेड यूनियन के नेता हड़ताल पर जाने के लिए मजदूरों के बीच पीट मीटिंग भी कर रहे हैं। कोयला उद्योग में निजीकरण के खिलाफ और कई अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल बुलाई गई है। रामगढ़ जिले में CCL के रजरप्पा, बरकासियाल, अरगड्डा, कुज्जू, CRS, बरकाकाना, माइंस रेस्क्यू स्टेशन सहित अन्य जगहों पर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। इधर हड़ताल को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधन भी अपनी तैयारी में लग गया है। इसके लिए वह संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर हड़ताल पर नहीं जाने की अपील करेगा। कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसमें कामगारों के तीनों पाली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आंकड़े जमा किए जाएंगे। कांग्रेस की बैठक से पहले प्रभारी ने कहा, बाद में कोई यह ना कहे कि हमसे पूछा ही नहीं गया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सोमवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। वहां मीडिया ने उनसे सोमवार की लोकसभा चुनाव योजना की बैठक को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि यह रूटीन मीटिंग है। चाहे कोई भी चुनाव हो, उससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की व्यवस्था है कि स्टेट लेवल इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक होती है। इस बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर कमेटी के साथ चर्चा की जाती है। इसमें सीटों की पारदर्शिता को लेकर बात होती है। इसके बाद यह निर्णय सेंट्रल कमेटी को भेजा जाता है ताकि कल को कोई यह ना कहे कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस की तरफ से समय लिया गया, तो प्रभारी ने कहा, कांग्रेस हमेशा से तैयार है। चंपा सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मैं यहाँ से जब मैं गया था तब ही मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार करने को, हम उस दिन मंत्री का नाम देने को तैयार हैं। सही समय आने पर हम तुरंत बता देंगे कि कौन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होगा। झारखंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरे चरण यानी गढ़वा के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब तक वह जिस भी जिले होकर गुजरे हैं वह काफ़ी अच्छा रहा। झारखंड के लोगों ने बहुत समर्थन किया। यात्रा काफ़ी सफल रही। लोगों ने पार्टी के ऊपर उठकर सोचा और यात्रा को खूब प्यार दिया। प्रभारी को रिसीव करने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साह, रांची जिला अध्यक्ष कुमार राजा, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे।
सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपा सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज़्यादा योगदान महिलाओं का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर संभालने से लेकर खेत खलिहान तक में योगदान दे रही है। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से ज़्यादा योगदान दे रही है। इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सा महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमवार को ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है, लेकिन आज़ादी के बाद आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। हमारी सरकार सखी मंडल की महिलाओं को सहायता राशि दे रही है। सरकार को मालूम है कि महिलाओं के बिना ना तो घर आगे बढ़ सकता है और न राज्य आगे बढ़ सकता है। पिछली सरकार ने महिलाओं पर 642 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं हमारी सरकार ने 4.5 साल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 842 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चंपा सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार कभी भी महिलाओं को निराश नहीं होने देगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की है। गरीबों के लिए हेमंत बाबू अबू आवास योजना लेकर आई है। चंपा सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना का बहुत प्रचार करती थी। दावा किया था कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब झारखंड की बारी आई तो हमारे साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है। हेमंत सोरेन पहुंचे पीएमएलए कोर्ट, रिमांड अवधि बढ़ेगी या नहीं, इस पर होगा फैसला। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट पहुंच गए हैं। सोमवार को उनकी 10वीं और आखिरी दिन है। इसे लेकर सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट तय करेगा कि हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में जाएंगे या उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट पहुंचने पर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस दौरान वे आत्मविश्वास से भरे दिखे। गौरतलब है कि ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग के पीछे कई कारण है। पिछली सुनवाई में जिस तरह से ईडी ने सैकड़ों पेज की व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत पेश किए थे, उससे ईडी के आरोप और मजबूत हो गए हैं। पिछली बार ईडी ने कोर्ट में कहा था कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी बार भी ईडी के सवालों का जवाब हेमंत सोरेन ने दिया या टालते रहे, इस पर निर्भर करते हुए ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 1 फरवरी को हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया था। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने 2 फरवरी से 5 दिनों के लिए हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 5 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 7 फरवरी को हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फिर से 5 दिनों के लिए हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी, जिसके बाद सोमवार को फिर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। झोपड़ी छोड़ फ्लैट में जाने को तैयार नहीं लोग, रांची नगर निगम पिछले 3 साल से कर रहा प्रयास। करमटोली तालाब के पास झोपड़ी में रहने वाले 9 परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां से इन लोगों को हटाने के लिए नगर निगम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा है। निगम इन्हें थड़प खाना के बीर बिरसा नगर में बने अपार्टमेंट में फ्लैट दे रहा है, लेकिन ये लोग अपना खपरेल मकान छोड़कर वहां जाने को तैयार नहीं है। इधर इन लोगों के नहीं हटने से नगर निगम करमटोली तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। फ्लैट के एवज में निगम लाभुक से 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में ले रहा है, लेकिन लोग यह राशि भी देने को तैयार नहीं है। रांची नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार किस्त में भी 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं, फिर भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम के 2 पुत्र को दबोचा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न लीक मामले में एसआईटी ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने रविवार को झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटे शहजादा व शहनवाज को रांची के नगड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से अभ्यर्थियों की एडमिट कार्ड की कॉपी, ब्लैंक चेक, मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है। अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम विवादों में रहे, इनके खिलाफ 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है। एसआईटी के अनुसार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम ने कई अभ्यर्थियों को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बहाल करने का आश्वासन दिया था। इनके बेटों ने अभ्यर्थियों से उनके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और तय रकम के बदले ब्लैंक चेक भी लिया था। इसके लिए इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति एजेंट से अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर संपर्क भी साधा था। इन पिता पुत्रों की गिरफ्तारी से पहले एसआईटी ने पटना, चेन्नई, रांची व पलामू में छापेमारी कर 14 लोगों को हिरासत में लिया था। टीम सभी से पूछताछ कर रही है।
साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई, मास्टरमाइंड सहित 9 शातिर गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर से सफलता हासिल की है। इस बार पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्तता के आरोप में 9 ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। ये बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मी बनकर वर्क फॉर होम का झांसा देकर सेक्स टॉर्शन के जरिए और एक्सकोर्ट सप्लायर बनकर पैसे ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड बरामद किए हैं। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को चुना लगाने का काम कर रहे हैं। इसी के बाद डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, पुआनी गौरव कुमार, सावन कुमार शाह, साहनी संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, सौरभ सुमन, साकेत और जितेंद्र नाथ महतो को शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ईडी की पूछताछ में धीरज साहू ने गुड़गांव के फ्लैट को अपना माना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने ईडी को बताया कि गुड़गांव स्थित फ्लैट उनका है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास में जब्त की गई BMW कार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही हिनू स्थित ईडी कार्यालय में साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू के डिजिटल डिवाइस के डाटा निकालने का काम शनिवार की रात पूरा हो गया। इस कारण उन्हें रविवार को नहीं बुलाया गया। विनोद सिंह से दूसरे चरण की पूछताछ आंकड़ों के विश्लेषण के बाद की जाएगी। सांसद धीरज साहू ईडी द्वारा भेजे गए समन के आलोक में पहली बार 10 फरवरी को ईडी के रांची स्थित कार्यालय में हाजिर हुए थे। 11 फरवरी को उन्हें डिजिटल डिवाइस से डाटा निकालने का काम पूरा नहीं होने की वजह से उन्हें रविवार को फिर बुलाया गया था। रविवार की रात को डिजिटल डिवाइस से डाटा निकालने का काम पूरा कर लिया गया। इसका विश्लेषण करने के बाद आगे की पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। सांसद से 2 दिनों के बीच हुई प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने गुड़गांव के अनंत राज स्टेट स्थित उस फ्लैट को अपना मान लिया है जिसे कोलकाता के व्यापारी प्रेमनाथ अग्रवाल ने अपना कार्यालय बताया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा हर्षित और प्रेमनाथ का बेटा योगेश अग्रवाल दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों दोस्त हैं, इसलिए वे लोग अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान गुड़गांव स्थित फ्लैट का इस्तेमाल करते थे। न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद ने कहा, मानव तस्करी रोकने में पीएलबी निभाएंगे अहम भूमिका। राज्य में मानव तस्करी रोकने में पैरालीगल वेंटिलेटर पीएलबी की अहम भूमिका है। राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर पीएलबी तैनात किए जाएंगे ताकि अगर कोई नाबालिग अपने अभिभावक के अलावा किसी दूसरे के साथ नजर आए तो उन्हें तत्काल रोका जा सके। पीएलबी स्थानीय होने के नाते मानव तस्करों को पहचानते हैं। राज्य में गरीबी होने के कारण लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए दिल्ली सहित अन्य जगहों पर भेजते हैं, इसलिए सुदूर गांव के सभी ग्रामीणों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें DLSA और पीएलबी मदद कर रही है। ये बातें झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कही। वे डोरांडा स्थित न्याय सदन झालसा में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समागम के समापन के दौरान मीडिया से बातचीत में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार नाबालिग के साथ यौन शोषण की घटना होने के बाद भी अभिभावक सामाजिक दबाव के कारण उनकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। पीएलबी इस पर भी नजर रखे और इस तरह के मामलों को सामने लाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्हें कानूनी व आर्थिक सहायता भी दिलाने का प्रयास करे। वात्सल्य योजना के तहत यौन शोषण के शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत में मामले के निष्पादन में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 9 मार्च को राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। वकीलों की मदद और झालसा डालसा के प्रयास से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निपटारा करने की योजना है। कार्यक्रम में न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय सहित कई अधिकारी व DLSA सचिव तथा पीएलबी उपस्थित थे। झारखंड में शराब बिक्री का काला खेल, चंपई सरकार के इस बड़े अवसर पर गिर सकती है गाज। पश्चिमी सिंहभूम के अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की गई है। शराब की बिक्री में अनियमितता की शिकायत पर गठित जांच की टीम रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि पर उत्पाद विभाग ने उन्हें स्पष्टीकरण पूछा था। स्पष्टीकरण पर असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा सचिव उत्पाद से की गई है। हालांकि निलंबन की फाइल तत्कालीन मंत्री तक पहुंची थी। इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल हो गई। मामला लंबित पड़ा हुआ है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्री तय होते ही एक बार फिर
फाइल आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि अनियमितता की पुष्टि के बाद जब अधीक्षक उत्पाद से स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने अपने स्तर से अनियमितता रोकने संबंधित की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया। उन्होंने विस्तार में बताया कि उनके पक्ष में श्रीभूम का मकान संभालने के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। स्पष्टीकरण पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। व्यापारियों से लेवी वसूलने आए 3 अपराधियों को गुमला पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा, भेजा जेल। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बंदोडी गांव के जंगल से 3 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ पालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में बसिया एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी अनिल लिंडा, एसआई संदीप राज, एसआई संतोष कुमार महतो, सशस्त्र बल में हवलदार रामाकांत सिंह, आरक्षी अमित कुल्लू, आरक्षी जयवंत गुड़िया, कॉर्नेलियस सोरेंग, आरक्षी इंद्रजीत कुमार, आरक्षी निर्मल यादव शामिल थे। बसिया के एसडीपीओ ने बताया 10 फरवरी की रात्रि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पालकोट के बांदोडी जंगल के समीप 3 व्यक्ति हथियार से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए देखा गया है। इसके बाद त्वरित गति से अनुसंधान हेतु एक सेट टीम का गठन किया गया। इसके साथ बंदोडी जंगल पहुंचे तो देखा कि बंदोडी गांव की तरफ से एक गाड़ी की लाइट दिखाई दी, जिस पर पुलिस अपनी गाड़ी की लाइट को बंद कर साथ गए पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल जंगल में पेड़ की आड़ में बनाकर छुप गए। जैसे ही बंदोडी तरफ से आ रही गाड़ी बंदोडी जंगल पहुंचा, सेट टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल के सहयोग से गाड़ी को घेर लिया गया और ऑटो में बैठे 3 व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में तीनों व्यक्ति के पास 2 देसी कट्टा व 3 12 बोर की जिंदा गोली व 2 देसी कट्टा की जिंदा गोली बरामद की गई। तीनों से कड़ाई से पूछने पर बताया कि बंदोडी गांव के लाह महुआ व धान के व्यापारियों से लेवी रंगदारी मांगने आए थे। इसके बाद सभी को थाना लाया गया और रविवार की सुबह जेल भेज दिया गया। तीनों अपराधियों के खिलाफ पहले से गुमला थाने व रायडी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।